आप लोगों की पहली क्लास है आई थिंक मेरे साथ, तो आपने रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर्स ले लेने हैं पिछले जो हमने कर लिए हैं, ठीक है, वो फिर आप हमारे साथ आ जाएंगे। हमने प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली पढ़ लिया, 3 पढ़ लिए हैं और फोर्थ हमारा आज है। ओके, थ्योरी ऑफ स्टेट था ना, हाँ, उसमें पहला स्टेट ऑफ नेचर था और दूसरा हमने करना है ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, इन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट होती है वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट टाइप जो है वो इन्होंने कहा था मोनार्की होती है। सेकंड हमारे पास डेस्पोटिज्म, और थर्ड हमारे पास होती है रिपब्लिक। रिपब्लिक को फर्दर इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि फर्स्ट कैटेगरी जो होती है वो डेमोक्रेसी होती है, और सेकंड कैटेगरी हमारे पास एरिस्टोक्रेसी होती है। अलग अलग से तो बताने की अब जरूरत नहीं है ना, इसकी डेफिनेशन वही है वो जो हमने एरिस्टोटल में पढ़ी थी। रूल ऑफ वन, रूल ऑफ फ्यू, रूल ऑफ मैनी, फॉर देयर इंटरेस्ट और फॉर देयर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो मोनार्की होती है वो ऑनर पे बेस करी होती है, ऑनरेबल होती है, ठीक है, ऑनर पे बेस करी होती है। जो डेस्पोटिज्म होता है वो फेयर एंड ऑपरेशन पे बेस कर रहा होता है। ऑपरेशन, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल वर्चू, और एरिस्टोक्रेसी जो होती है उसमें मॉडरेशन होती है। मोंटेस्क्यू अब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, ये कहते थे कि रिपब्लिकन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कोटेशन इनकी लिख लें, अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट इज दैट a republican government is that in which the body or only a part of people is part of people is possessed of supreme power। किस बुक में उन्होंने ये बात कही है? मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट, सोर्स भी साथ में लिख लें, पावर, मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट। फिर इन्होंने कहा कि जो स्टेट होती है ना उसका साइज मैटर करता है, साइज ऑफ स्टेट एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसमें सब हेडिंग डाल लें आप बेशक, उसमें छोटा सा चार्ट है वो हम बना लेते हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब इन्होंने कहा कि जो लार्ज स्टेट होती है, लार्ज स्टेट, उसकी एग्जांपल इन्होंने फ्रांस दी, और एक स्मॉल स्टेट इन्होंने, स्मॉल स्टेट की एग्जांपल इन्होंने दी जैसे ग्रीक सिटी स्टेट्स वगैरह थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो बड़ी स्टेट है, ज्यादा लोग हैं उसमें, तो उसमें हमें मोनार्की रखनी चाहिए, मोनार्की बेस्ड रूल होना चाहिए, ठीक है, डेस्पोटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्योंकि ज्यादा लोग हैं, बड़ी स्टेट है, तो रेवोल्यूशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो किंग जितना स्ट्रांग होगा वो उतना ज्यादा लोगों को अपने कंट्रोल में रखेगा। लेकिन जो स्मॉल सिटी स्टेट्स हैं वहां पे रियल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़े लोग हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उनको राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो वहां पे रियल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, या फिर जो वो रिपब्लिकनिज्म को सपोर्ट करता है। 2 पॉइंट्स इसमें और ऐड करें, ये जो है वो अगेंस्ट, ही वाज अगेंस्ट पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। जैसे मैकियावेली था ना, हमने पढ़ा था, वो कहता था कि एक्सपेंशनिज्म करो, अपनी स्टेट्स को, टेरिटरीज को बढ़ाना स्टार्ट कर दो। ही वाज अगेंस्ट पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एंड
एग्रेंडाइजमेंट यानी कि जो फोर्सफुली आप ट्रीटीज टेरिटरीज को सीज कर लेते हो। दूसरी चीज इसमें ऐड कर लें आप कि इसने फेवर किया था प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन का सिस्टम क्या होता है कि एक लार्जर यूनिट होता है, फिर उसके स्मॉलर फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह से रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, अमेरिका में होगा, पाकिस्तान में देख लें आप। तो उन्होंने कहा था कि इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट मेन हेडर डालें कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। मॉन्टेस्क्यू का जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी था वो क्या था? ये थ्योरी ऑफ स्टेट खत्म हो गया। कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इन्होंने कहा कि लिबर्टी दो तरह की होती है। एक हमारे पास एब्सोल्यूट लिबर्टी होती है और एक रिलेटिव लिबर्टी। एक एब्सोल्यूट होती है और एक रिलेटिव होती है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आपको अनरिस्ट्रिक्टेड लिबर्टी दे दी गई है कि आप कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई कानून आपको नहीं पूछेगा। रिलेटिव लिबर्टी का मतलब है रिलेटिव टू लॉ, यानी कि जिस चीज की लॉ आपको इजाजत देता है सिर्फ आप वो काम कर सकते हो, वहां तक उतनी आजादी है। जैसे अगर हम देखें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें रिलेटिव लिबर्टी देता है या एब्सोल्यूट देता है? रिलेटिव देता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लेकिन वो कहता है कि एक सर्टेन फ्रेमवर्क देता है कि उसमें रह के हम कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट लिबर्टी जहां पे कोई कानून नहीं होता, रिलेटिव लिबर्टी जो है वो रिलेटिव टू लॉ आपको लिबर्टी देता है। रिलेटिव लिबर्टी में फिर आगे वो दो कैटेगरीज बता देता है कि पॉलिटिकल लिबर्टी होती है और आपकी सिविल लिबर्टी होती है। पॉलिटिकल लिबर्टी डिफाइन करती है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सब्जेक्ट। बिटवीन स्टेट एंड सब्जेक्ट, ये वो वाला कंसेप्ट हो जाएगा आपका पोल साइंस में। राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ते हैं ना, स्टेट हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारे राइट्स क्या है, और स्टेट की क्या ड्यूटीज और क्या राइट्स हैं। सिविल लिबर्टीज जो है वो आपके कस्टम्स, मैनर्स और सिविल लॉज से आती है, और आपके जो पर्सनल इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड होती है, ठीक है, सिविल लॉज वगैरह हो गए। नेक्स्ट मेन हेडर है, अच्छा रिलेटिव लिबर्टी में अगर आपने कोटेशन ऐड करनी है तो सही सैरो की एक कोटेशन है, वी आर स्लेव्स टू द लॉ इन ऑर्डर टू बी फ्री। टू द लॉ इन ऑर्डर टू बी फ्री, यानी कि हम आजाद होने के लिए कानून के गुलाम हैं। नेक्स्ट मेन हेडर डालें सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स या फिर इसको ट्राई पैरटाइट मॉडल भी कहते हैं, या फिर इसको ट्राइकोटमी ऑफ पावर भी कहते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो वो पेपर में आपसे पूछता है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर बताएं। ये कहता है कि जो स्टेट का स्ट्रक्चर है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब इनको अलग अलग से तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम इनको पढ़ेंगे भी सही। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का। एग्जीक्यूटिव का काम होता है इन्फोर्स, जुडिशरी का होता है इम्प्लीमेंट, इन्फोर्स लॉज, इम्प्लीमेंट लॉज, और इसका काम होता है टू मेक लॉज। तो इसने कहा कि ये तीनों जो स्टेट स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग से काम करने चाहिए, ठीक है, इनके आपने फंक्शन थोड़े थोड़े से कर लेने हैं। नेक्स्ट मेन हेडर है आपका व्यूज ऑन स्लेवरी।
स्लेवरी के बारे में इनके क्या व्यूज थे? नंबर 1 लिखें, ही प्रपोज्ड इंटरनेशनल कन्वेंशन टू स्टॉप स्लेव ट्रेड। कन्वेंशन टू स्टॉप slave trade. सेकेंड वन, prisoners of war not to be slaved. जैसे प्लेटो कहता था ना कि वॉर्स के प्रिजनर्स को स्लेव बना लो, तो ये कहता था कि prisoners of wars are not to be slaved. थर्ड, no man is superior to another one. कोई दूसरे पे सुपीरियर नहीं है. फोर्थ, no superiority of one man over the other. Last point is system of slavery is inhumane. Is inhumane. INHUMANE. नेक्स्ट मेन हेडर डालें, इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फिनोमिनन ऑन लाइफ. इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फिनोमिनन ऑन लाइफ. ये कहते थे कि क्लाइमेट दो तरह का होता है और क्लाइमेट किस तरह से लोगों की नेचर को इम्पेक्ट करता है. इन्होंने कहा कि जो हॉट क्लाइमेट में लोग रहते हैं वो लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, ठीक है, इनकी अपनी फिलॉसफी थी. वहां पे डेस्पोटिज्म होता है, वहां पे स्लेवरी होती है, ठीक है. हॉट में क्या होता है, क्लाइमेट में डेस्पोटिज्म होता है, स्लेवरी होती है, ठीक है, और रिजिड लोग होते हैं. इसकी मिसाल आप ले लें कि आपका गर्मियों में कैसे पारा हाई होता है, ठीक है, तो वो हॉट क्लाइमेट हो गया. कोल्ड में देख लें तो वो कहते हैं कि कोल्ड में, हाँ, गुस्सा आराम है लेकिन गुस्सा फिर भी आता है. कोल्ड इन्वायरमेंट में जो लोग रहते हैं वो सेल्फ स्ट्रेंथेंड होते हैं, ठीक है, सेल्फ रिलायंस होती है उनमें. अब वो क्यों ऐसा कह रहा है, वो कह रहा है कि जो कोल्ड क्लाइमेट में लोग रहते हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो लूज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी काम कर जाता है, ठीक है, उनको स्ट्रिक्टली रूल करने की जरूरत नहीं है. लेकिन कोल्ड जो हॉट क्लाइमेट है वहां पे पहले ही डेस्पोटिज्म है, तो वहां पे उनको फिर हमने जो है वो स्ट्रिक्टली गवर्न करना है, वहां पे हमें मोनार्की लेके आनी है, ठीक है. दूसरा है जियोग्राफी, ये फर्स्ट हो गया. अब जियोग्राफी में वो कहते हैं कि दो तरह की होती है. जियोग्राफी में कुछ लोग होते हैं जो हिल्स में रहते हैं और कुछ होते हैं जो प्लेन्स में रहते हैं. अब उन्होंने कहा कि जो हिल्स में रहते हैं वहां पे कल्टीवेशन मुश्किल होती है. कल्टीवेशन मुश्किल होती है तो वहां पे कंपटीशन कम होता है, ठीक है, और वहां पे लिबर्टी ज्यादा होती है. प्लेन्स में देखें तो एग्रीकल्चरल लैंड की हर किसी के पास लड़ाई होती है कि मेरी जमीन ज्यादा हो, मेरी जमीन ज्यादा हो, ठीक है, तो प्लेन्स में ये कंपटीशन ज्यादा होता है. उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे डेस्पोटिज्म होता है. इसकी मिसाल आप इस तरह से याद रख लें, नॉर्दर्न एरियाज में जाके आपका मूड अच्छा हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे आप लिबर्टी इंजॉय करते हैं. प्लेन्स में जो है वो हमारा कंपटीशन होता है, ठीक है. थर्ड जो चीज है वो कहते हैं कि जितना ज्यादा एरिया होता है, एरिया की बात करते हैं वो कहते हैं जितना एरिया इंक्रीज होता जाएगा चांसेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट उतने कम होते जाएंगे, ठीक है. हमने पढ़ा फ्रांस में उसने कहा था मोनार्की होनी चाहिए. क्यों मोनार्की? अब कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी रिपब्लिकनिज्म है, आपकी जो है वो डेमोक्रेसी है. उसने कहा कि जितना बड़ा एरिया होगा उतने ज्यादा लोग होंगे, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, डेस्पोटिज्म होगा वहां पे. उनको कंट्रोल करने के लिए हमें स्ट्रिक्ट रूल लेके आना पड़ेगा, यानी कि उनको उनकी मार पिटाई करके उनको कंट्रोल करना पड़ेगा. तो जब उनकी मार पिटाई होगी, फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं मिलेंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी.
एरिया स्मॉल होगा, लोग कंट्रोल होंगे, वहां पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। लास्ट मेन हेडर है स्टेट एंड चर्च या रोल ऑफ रिलीजन इन स्टेट कर लें। इन्होंने कहा कि नो स्टेट, रोल ऑफ स्टेट इन रोल ऑफ रिलीजन इन स्टेट। इन्होंने कहा था कि नो स्टेट विद इन स्टेट का कंसेप्ट जो कि यूसुफ रजा गिलानी ने दिया था कि सेक्युलरिज्म होना चाहिए, पॉप्स को राइट्स नहीं मिलने चाहिए, क्लर्जी का कोई रोल नहीं होना चाहिए। इसके बाद लास्ट हेडर है हमारा लिगेसी एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। लिगेसी में इनकी बस एक ही बात है कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा का पूरा इसी की थ्योरी पे तो बेस करता है, उसमें क्या अब आ रही है आवाज आप लोगों को? ओके, कहाँ से मिस हुआ है आप लोगों का? ओके, लिगेसी से, थैंक गॉड, मुझे लगा शायद उससे पीछे से हुआ। हाँ, लास्ट हेडर जो है मैंने बताया था कि लिगेसी एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है, ठीक है। लिगेसी में मैंने कहा कि जो यूएस का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोंटेस्क्यू की थ्योरी पे बेस करता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन टोटली जो है वो मोंटेस्क्यू की थ्योरी पे बेस कर रहा है। सो ये उनकी लिगेसी है कि उनको अभी तक फॉलो किया जा रहा है यूएस में, अमेरिकन सिस्टम में। इज इट क्लियर नाउ? ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो फिलोसोफर है वो है जेरेमी बेंथम। 1748 टू 1832। बायोग्राफी अब हम इनकी देखते हैं। सिर्फ एमसीक्यू के लिए, हाँ, बायोग्राफी सिर्फ एमसीक्यूज के लिए करनी है। लंदन में पैदा हुए थे। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है अंडरस्टैंडिंग इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। ये इनकी बुक का नाम वो पूछ रहा होता है। इनकी और जो मोंटेस्क्यू की बुक है वो कंफ्यूज करती है, तो इसको आपने लाजमी सही से प्रिपेयर कर लेना। बस इनकी बायोग्राफी में हमने यही चीजें प्रिपेयर करनी है, प्लस ये फाउंडर थे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेसिस ऑफ फिलोसफी।
बल्कि इनका हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट इनका सिंपल सा है कि इन्होंने जो है वो वेस्टर्न फिलोसफर जितने भी थे उनको पढ़ा हुआ था अच्छे से, प्लस इनका जो एसोसिएशन थी वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और लॉयर्स के साथ थी। ठीक है, इसमें कुछ सच लिखने वाला नहीं है, बस कंसेप्ट देखने उसका। तो नॉलेज था इनको पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा। तो ये कहते थे कि पूरा का पूरा जो गवर्नेंस सिस्टम है ना, मैं उसको रिफॉर्म करना चाहता हूँ। इस तरह से रिफॉर्म करना चाहता हूँ कि हमें वो काम करने चाहिए, या हुकूमत को वो काम करने चाहिए जिनसे मैक्सिमम लोग खुश हो। ठीक है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी कि मैक्सिमम लोगों को जिससे इससे फायदा हो। तो ये सिस्टम को बस रिफॉर्म करना चाहता था। लंदन में पैदा हुआ था, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी जो थे वो पहले ही बहुत ज्यादा थी, उसमें मजीद बस ये रिफॉर्म्स लेके आना चाहता था। सो ये उनका कॉन्टेक्स्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बेसिस ऑफ फिलोसफी पे। नंबर 1 है बिलीफ इन इक्वालिटी। ये कहते थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ राइट्स। ठीक है, दूसरा इनका है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि मैक्सिमम लोगों को खुश रखा जाए। थर्ड है एसोसिएशन प्रिंसिपल। यानी कि इनकी फिलोसफी इन 3 पॉइंट्स पे बेस करी, इक्वलिटी पे, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस पे, और तीसरा हमारे पास एसोसिएशन पे। एसोसिएशन किस चीज की? एसोसिएशन ऑफ योर आइडियाज, लैंग्वेज, आइडियाज की एसोसिएशन और लैंग्वेज की, यानी कि आपको इंटेलेक्चुअल फ्रीडम हो वहां पे। ये इसी को बोलना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि एसोसिएशन का मतलब क्या। नेक्स्ट मेन हेडर डालें बेंथमाइट यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। बेंथमाइट यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। स्पेलिंग मिस्टेक हमें चाहिए, फिर इसके बाद हम इसको पेन एंड प्लेयर थ्योरी भी कहते हैं। पेपर में वो मल्टीपल नेम्स यूज कर लेगा तो आपको पता होने चाहिए। पेन एंड प्लेयर थ्योरी भी कहते हैं। अब इसमें नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म किसे कहते हैं? मेन हेडर है, उसके अंदर हम सब हेडर लिख रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कैसे कहते हैं? वो कहता है यूटिलिटेरियनिज्म में सर्टेन चीजें आती हैं। नंबर 1 ह्यूमनिज्म, लिबरलिज्म, rationalism and socialism. प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? ग्रेटर हैप्पीनेस खुश लोग कब होंगे? जब ह्यूमनिज्म होगा, लिबरलिज्म होगा, रैशनलिज्म होगा, और जब सोशलिज्म होगा। ठीक है, इस तरह से हम और देखते हैं कि ये यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल जो है बेंथम के अलावा भी कुछ और लोगों ने दिया था, जिसमें हमारे पास जॉन स्टुअर्ट मिल आते हैं। इन्होंने जो बात की थी यूटिलिटेरियनिज्म की, इन्होंने कहा था कि क्वांटिटेटिव होना चाहिए, यानी कि खुशी की क्वांटिटी मैटर करती है। ये कहते थे कि मैक्सिमम नहीं, स्टुअर्ट मिल का अभी मैंने बताना है, ये भी इनका बता रही हूँ कि ये कहते थे कि क्वांटिटेटिव हैप्पीनेस होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव क्यों? क्योंकि ये बार बार कहते थे ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये कहते थे कि खुशी बेशक मामूली सी हो लेकिन मैक्सिमम लोगों को खुश करना है। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव हैप्पीनेस पे बात करते थे। इसी तरह से यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल जेएस मिल ने भी दिया था। तो हम डिफरेंस देख रहे हैं कि जेएस मिल जो है वो क्वालिटेटिव हैप्पीनेस की बात करते थे। क्वालिटेटिव हैप्पीनेस का मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस भी मदद जो है वो क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस जो है वो मैटर करती है। किस तरह से? अब एक स्टूडेंट है जिसको लूडो या कोई इस तरह की गेम खेल के हैप्पीनेस मिलती है,
दूसरा स्टूडेंट है जिसको बुक रीडिंग से हैप्पीनेस मिलती है, तो क्वालिटी किसकी अच्छी है? जो बुक रीडिंग कर रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्टिव है। तो ये क्वालिटेटिव हैप्पीनेस की बात करते थे, ये क्वांटिटेटिव हैप्पीनेस की बात करते थे, ठीक है। तो ये इनका छोटा सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट इसमें सेकंड हेडर डालें, सब हेडर नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलिटी, इसमें इनकी कोटेशन है वो लिखे, नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ two sovereign masters, comma, pain and player, full stop. It is for them alone to point out what they ought to do, OUGHT, as well as determine what they shall do. उन्होंने कहा कि यूटिलिटी इस हद तक इम्पॉर्टेंट है कि कोई गवर्नमेंट अगर यूटिलिटी को इनेक्ट करने में फेल हो जाती है तो रिजेंटमेंट और रेवोल्यूशन आता है। अगर यूटिलिटी नहीं होगी तो वो कोटेशन लिखनी है, कोटेशन के साथ ये बात लिख रही है कि रिजेंटमेंट होगी प्लस रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है यूटिलिटी की, रेवोल्यूशन आएगा। नंबर 3, थर्ड हेडर जो है, यूटिलिटी डिफाइन कैसे की जाती है? यूटिलिटी का मतलब है हर वो चीज जो अच्छी हो, प्लेजेंट हो, ठीक है, यूजफुल हो, एग्रीएबल हो, एडवांटेजियस हो और बेनिफिशियल हो। बेनिफिशियल, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी होगी उसमें ये सारे ट्रेड्स होंगे, तो इसका मतलब है कि यूटिलिटी का जो इंडिकेटर है वो हमने पूरा कर लिया, यूटिलिटी हमें मिल गई है, तो हमारे पास रिजेंटमेंट भी नहीं होगी, रेवोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेन हेडर पे आए, ये कहता है कि मेन हेडर है अब ये प्लेयर्स एंड पेन, और आगे डैश लगा के सोर्सेज लिख लें। प्लेयर्स एंड पेन, ये उनके सोर्सेज बता है। ये कहते हैं कि प्लेयर और पेन के 4 सोर्सेज होते हैं, 4 चीजें या 4 काम ऐसे हैं जिनसे हमें खुशी भी मिलती है और हमें पेन भी मिलता है। एक सोर्सेज होती है नेचुरल, दूसरी होती है पॉलिटिकल, तीसरी होती है मोरल, और फोर्थ होती है रिलीजियस। एग्जाम्पल आप खुद ही देख लें, रिलीजियस में देखें कि नमाज पढ़ के सुकून मिलता है, ठीक है, तो ये हमें प्लेयर होती है। अब रिलीजियस में कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट उनकी जो कल्चरल नॉर्म्स वगैरह होती हैं, तो वो पेन में कंसीडर हो जाएंगे, ठीक है। या आप माइनॉरिटी को देखें कि हम जबरदस्ती किसी को रिलीजियस एक्ट करवाएंगे तो वो उसके लिए पेन होगा, ठीक है। तो पेन एंड प्लेयर, इसी तरह से मोरल्स, बहुत सारी मोरल चीजें ऐसी होती हैं पेन एंड प्लेयर का सोर्स होते हैं, तो ये आप लोगों ने देख लेना। सिंपल प्लेयर्स वो कहता है कि 15 तरह की होती हैं, 15 टाइप्स ऑफ सिंपल प्लेयर। सब हेडर कर लें इसको, जल्दी जल्दी से ये 15 नाम बोलूंगी, आप लोगों ने लिख लेना है। ये हम कर रहे हैं ना, मेन हेडर हमारा ये है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि 15 तरह की प्लेयर होती है और 11 तरह की पेन होती है, तो हम देख लें 15 टाइप्स ऑफ सिंपल प्लेयर। अब ये लोड हो रहा है तो आप लोग लिख लें,
Number 1, sense. Number 2, wealth. Number 3, skill. amity, amity, amity. Good name, good name. Power, piety, piety. Pity, piety. Benevolence, benevvolence. इसी तरह से malevolence, memory, imagination, expectation, imagination, expectation, association, repute, and relief. रिलीफ, ठीक है। उन्होंने कहा ये 15 चीजें हैं, 15 काम ऐसे करके हमें खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि 11 सिंपल पेन्स कौन सी होती हैं? पेन्स, ठीक है, 11 पेन्स। नंबर 1, सेंसेस या सेंस, जैसे हमने प्लेयर में लिखा था। सेंस, इल नेम, वहां पे गुड नेम था, यहाँ पे इल नेम। ऑकवर्डनेस, बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस, मेलिवोलेंस, इमेजिनेशन, मेमोरी, प्राइवेशन, प्राइवेशन है या आई डोंट नो ये क्या लिखा है, इसको आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। मुझसे अपना खुद लिखा हुआ खुद नहीं पढ़ा जा रहा। एनमिटी, एनमिटी, ENMITY। और अभी आप लोगों को चाहिए थे मेरे नोट्स, मैं खुद बड़ी मुश्किल से पढ़ रही हूँ। एक्सपेक्टेशन, पढ़े ही नहीं जाने आपसे, तो सबसे बड़ा मसला ये है। ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा रही हूँ, कुछ भी इसमें से मिस नहीं कर रही मैं, ठीक है। समझ आते हैं तो ले लें, लेकिन समझ आएंगे नहीं। एक्सपेक्टेशंस, एसोसिएशन, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है। एसोसिएशन, ठीक है। ओके, सो मेन हेडर नेक्स्ट, Bentham views on natural rights. Okay. Bentham views on natural rights. सबसे सिंपल और सबसे मजे की फिलॉसफी है। Bentham views on natural rights. इन्होंने कहा कि राइट्स 3 तरह के होते हैं। राइट्स 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास लीगल राइट्स, दूसरे हमारे पास होते हैं मोरल राइट्स। ये नेचुरल राइट्स की क्लासिफिकेशन नहीं है राइट्स के, सिंपल, ठीक है। राइट्स 3 तरह के होते हैं, लीगल राइट्स, मोरल राइट्स और नेचुरल राइट्स। लीगल राइट्स कौन से होते हैं? जिनके अकॉर्डिंग आपको गवर्न किया जाता है या रूल किया जाता है, ठीक है। मोरल राइट्स कौन से होते हैं? जो कि किसी भी लोगों की, जो सर्टेन लोगों की ओपिनियंस होती हैं कि ये मोरल एक्ट है, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, ठीक है। नेचुरल राइट्स कौन से होते हैं? जो कि गॉड की तरफ से होते हैं, जो नेचुरली हमारे पास राइट्स हैं। ये चार्ट बना देना, इसको थोड़ा सा अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, कि बेंथम राइट्स के बारे में ये कहते हैं। नेक्स्ट मेन हेडर है बेंथम व्यूज ऑन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। जल्दी जल्दी से लिखें ताकि बेंथम को आज हम खत्म करके जाएं। बेंथम व्यूज ऑन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। ये आप लोग अपनी क्रिमिनोलॉजी में भी पढ़ेंगे, अगर किसी की क्रिमिनोलॉजी सीएसएस में हुई तो। इन्होंने कहा कि पनिशमेंट के सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, लिखे उन्हें। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट आर, 6 प्रिंसिपल्स हैं, इनको लिखें। नंबर 1, इक्वेबल, इक्वेबल, इक्वल जैसे होता है। नंबर 2, फ्रूगल ऑफ पेन, FRUGAL, फ्रूगल ऑफ पेन। नंबर 3, कंपेंसेटरी,
Number 4, reformatory. ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों को तो रिकॉर्डिंग्स में मिलती हैं, क्या करना है आप लोगों ने फाइल का। रिफॉर्मेटरी के बाद है नॉट स्वेयर एंड लास्ट वन इज एग्जाम्पलरी। ठीक है, अब नेक्स्ट मेन एडर पे आए जल्दी से। बैंथम व्यूज ऑन मोरालिटी एंड हैप्पीनेस। मोरालिटी एंड हैप्पीनेस। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? बड़े ठंडे हुए हो। Bentham as a realist accepts that, जल्दी से लिखें इसको। मैडम Bentham as a realist accepts that even the best action, ਅੱਜ ਐਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ। action produces some bad। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। वही एक ही बात है जो बार बार ये घसीट रहा है अपनी थ्योरी में कि गुड गुड मैडम ने गुड है, 5 मिनट produces some bad along with the good, मैं 3 मिनट मैडम ने गया, मैं एक गलती एक कॉमे दी भी नहीं मैडम दी गलती। the good। अपने ऐसे बाद में डिस्कस करना। However, an action is good मैम किसी और की आवाज आती। मैम किसी और क्या कहना चाह रही हैं आप रुशीन? मेरी आवाज तो बदल गई और आवाज आ रही है, बट माइक तो यहाँ से किसी और का ऑन नहीं होता। बिलाल का, बिलाल अपना माइक ऑफ कर लें। ओके ओके, चलिए मैं दोबारा से बता देती हूँ। बेंथम व्यूज ऑन मोरालिटी एंड हैप्पीनेस। Bentham as a realist accepts that even the best action produces some bad along with the good. However, an action is good if it produces more pleasure than pain. If it produces more pleasure than pain. रिपीट प्लीज, कहाँ से रिपीट करूँ रोशी? मैं 3 दफा बोल चुकी हूँ। Bentham as a realist accepts that even the best action produces some bad along with the good. However, an action is good if it produces more pleasure than pain. Next main header है Falsified calculus model. Falsified calculus model, ये किसी भी बुक में नहीं मिलना आप लोगों को, गूगल पे भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। मैंने जहां से लिखा था ना, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके लिखी थी, इसी वजह से मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं पोल एग्जाम में। ठीक है, बेसिक ढूंढ लेना आप लोग जाके। वर्ड टू वर्ड लिखवा रही हूँ, बिलीव मी, वर्ड टू वर्ड लिखवा रही हूँ। ओके अच्छा, इसमें जो है वो एक डायग्राम में बना रही हूँ, वो आप लोगों ने अपने पेपर में बनानी है इस तरह की। अबैकस देखा मैं, अबैकस बचपन में केजी में हमें वो मिलता था खेलने के लिए क्लासेस में। इस तरह का होता है जिसपे बीड्स लगी हुई होती थी, एक बीड यहाँ पे होती थी तो बाकी यहाँ पे होती थी, फिर 2 बीड्स यहाँ पे होती थी और यहाँ से कम हो जाती थी। ठीक है, फिर 3 बीड्स यहाँ पे है, यहाँ से कम हो गई, या एक साइड पे बढ़ती जाती है बीड्स तो हाँ, फिर एट द एंड जो है वो यहाँ पे एक बीड रह जाएगी और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने डायग्राम बनानी है अबैकस की, अच्छी सी बना लेनी है। ठीक है, इसका इस तरह से स्टैंड भी बना लेना है। ये चीजें नंबर देती हैं, हंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा वो कहते हैं कि इस चीज को कहते हैं, अभी अब ये वाली बीड्स, इस साइड वाली बीड्स एक कलर की बना लेनी है आपने। ठीक है, इनको फॉर एग्जांपल आप लोग पेपर में एक को ब्लैक मार्कर से बना लेना, दूसरे को ब्लू मार्कर से बना लेना। ठीक है, अब वो कहते हैं इस एक बीड का मतलब क्या है, बैड गवर्नमेंट में अलाउ
बेचारा बेंथम जिंदा होता ना उसने मर जाना था। दैट गवर्नमेंट में अलाउ अ रिच फ्यू to live in comfort, to live in comfort, ये अब उस डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, at the expense of majority. यानी कि इस डायग्राम में वो कह रहा है कि ये वो रिच फ्यू है, ये मजे में रह रहे हैं, और ये जो मेजोरिटी है ये बेचारी कंप्रोमाइज हो रही है, तो ये बैड गवर्नमेंट है। ठीक है, इस एक बीट का मतलब ये है ये बैड गवर्नमेंट है। ठीक है, फ्यू के हाथ में पावर है और बाकियों के जो राइट्स हैं वो कंपेंसेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये वाले ये जो ज्यादा वाली है, अब इसको वो बता रहे हैं इस चीज का क्या मतलब है। वो कह रहे हैं कि अ गुड गवर्नमेंट बीट्स का बता रहा है वो, अ गुड गवर्नमेंट produces the a good government produces the greatest happiness for greatest people. Greatest happiness for greatest people. Greatest people है वो सारे के सारे खुश हैं, तो ये गुड गवर्नमेंट है। ये कम लोग हैं, ज्यादा लोग कंप्रोमाइज हो रहे हैं, तो ये बैड गवर्नमेंट है। एक बीट को बैड गवर्नमेंट कह रहा है वो, ज्यादा बीट को वो गुड गवर्नमेंट कह रहा है। सिंपल सी डायग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट मेन हेडर, सेकंड लास्ट है ये, हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा इसमें कोटेशन लिखे जल्दी से, बात इसमें भी वही ड्रैग कर रहा है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ग्रेटेस्ट पीपल। ठीक है, कोटेशन इसमें लिख लें, गुड इज प्लेयर और एग्जेम्पशन फ्रॉम पेन। अब वो गुड और बैड को एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरे गुड और बैड वर्ड्स का मतलब क्या है। गुड इज प्लेयर और एग्जेम्पशन फ्रॉम पेन, फुल स्टॉप। इविल इज पेन और इविल इज पेन फ्रॉम पेन, फुल स्टॉप। इविल इज पेन और लॉस ऑफ प्लेयर, उल्टा कर दिया उसको। हाँ, हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट में उसने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो राइट या रॉन्ग किन दो बेसिस पे होती है, उसकी कोटेशन लिखवा रही हूँ। ठीक है, इट इज द ग्रेटेस्ट गुड। इसी में हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट में पहले उसने कहा कि गुड और इविल क्या होता है, फिर वो कह रहे हैं राइट और रॉन्ग गवर्नमेंट कौन सी होती है, तो कौन सी होती है उसकी कोटेशन लिखे, इट इज द ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। It is the greatest good to the greatest number of people. Which number of people? Which is the measure of right and wrong? Of right and wrong. वो कहता है कि राइट या रॉन्ग गवर्नमेंट कैसी है इस बेस पे डिसाइड करेंगे। वो हमने ब्रैकेट वाली डायग्राम बनाई थी। ठीक है, मैक्सिमम लोग खुश हैं तो वो गुड गवर्नमेंट है, अगर नहीं है तो वो बैड गवर्नमेंट है। अच्छा, एक और हेडर है इसमें, प्रेगमेटिक डेमोक्रेसी, बस एक ही लाइन है वो भी लिख रहे हैं इसमें। मेन हेडर है प्रेगमेटिक डेमोक्रेसी, यानी कि जैसे हमने पढ़ा ना प्लेटो मोनार्की को कहते थे, मोंटेस्क्यू रिपब्लिकनिज्म को कहते थे, तो ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, प्रेगमेटिक डेमोक्रेसी। Bentham argued for pragmatic democracy as a mean. Bentham argue करते थे for pragmatic democracy as a means to an end. An end. Bentham argued for pragmatic democracy as a means to an end. यानी कि लोगों की खुशी मैटर करती है, एंड को देखना है, और एंड हमारे पास लोग हैं, स्टेट मीन है, स्टेट को कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है तो वो कर ले, लेकिन खुश लोगों को रखना है। ठीक है, स्टेट इज एंड एंड पीपल आर मीन, वो जो कंसेप्ट हमें पढ़े थे, स्टेट इज मीन एंड पीपल आर एंड, सॉरी इस तरह का था।
लास्ट हमारे पास है लीगेसी एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। बेंथम की इस अप्रोच ने ब्रिटेन को हेल्प आउट किया, वहां पे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आई और लिबरलिज्म आया। लिबरलिज्म एंड पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स इन ब्रिटेन। जितनी भी स्टेट्स में पॉलिसी मेकिंग में हर स्टेट बेंथम को कंसीडर करती है, ठीक है, हो गया। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एंड लिबरलिज्म इन ब्रिटेन, और दूसरा है कि बेंथमाइट अप्रोच को पॉलिसी मेकिंग में यूज करती है हर स्टेट। सो यू आर फ्री टू गो, ठीक है, नोट गो, मैं जा सकती हूँ, आप लोगों की क्लास है। ओके, अल्लाह हाफिज। और मैं भी तो प्लीज टेल यू पॉलिसी समझ नहीं आई बड़े तरह से पता चले ये कुछ बेटा हम इससे बात करते हैं ब्लैक बट अब फ्रेंड्स एक भी फेस में ड्रेस लेंगे वाइट यूज एक दो शक्ल की हम ओरिजिनल नोट ला रहे हैं मैंने ना फिनिश करने अच्छे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया आप मैंने उसके बनाया हुआ है बात से इससे आने बनाया फिर भी कंप्लीट कर
But really class the different start. Voice start. ಎಲ್ಲ Just